हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। एक प्रैक्टिस सेट मैथ का मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे और जो ये प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं ये उन्हीं 4 चैप्टर पर हैं जो मैं आपको पहले कंप्लीट करा चुका। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। तो अगर आपने इन 4 चैप्टर्स की क्लास को नहीं देखा है तो इनको आप अच्छे से जरूर देख लें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं इस प्रैक्टिस सेट में लेकर आ रहा हूं ये एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं। साथ ही उन्हीं कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैं आपको क्लासेस के अंदर बताकर आया हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने क्लासेस को देखा होगा। साथ ही पिछला प्रैक्टिस सेट आपको मिल चुका, अच्छे से आप प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, तो जितनी ज्यादा आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को करने की स्पीड बढ़ेगी। तो आज ही हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और आज के प्रैक्टिस सेट में भी वापस हम 10 क्वेश्चन को करने वाले हैं। साथ ही रीजनिंग की टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूं, ये भी बता चुका हूं कि बैच कब शुरू हो रहा है। तो 1 मार्च से रीजनिंग का बैच भी शुरू हो रहा है और उसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 7 बजे। डेली आपको 7 बजे रीजनिंग की क्लास मिलती रहेगी। तो चलिए आज का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट में भी हम 10 क्वेश्चन को करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं। भाई ये जो 75% पुरुष हैं ये कौन से हैं? जिनकी आयु 30 वर्ष से ज्यादा है। तो 30 वर्ष से ज्यादा वाले टोटल श्रमिक हैं 60% और उन 60% में भी 75% कौन है? पुरुष हैं। आगे क्या कहा गया? शेष महिला हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या 1350 हो तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं? पहले मैं आपको बताता हूं कि आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर और फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्वेश्चन डिटेल में कैसे कैसे बना हुआ है। तो भाई अगर आपको सिंपल केवल श्रमिक की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता लगा भाई टोटल श्रमिक कितने हैं? 100। हम क्या मानते हैं? हम ये मान लेते हैं कि टोटल 100 श्रमिक हैं और इन 100 श्रमिक में से कितना परसेंट? भाई जो 60% व्यक्ति है, जो 60% व्यक्ति है वो कैसा है? जिसकी आयु 30 वर्ष से ज्यादा है। और इसी 60% का जो 75% व्यक्ति है वो कौन है? वो पुरुष है। तो भाई टोटल कितना है? 100 का 60% कौन हुए? वो व्यक्ति हुए जिनकी आयु 30 प्लस से ज्यादा है और इन्हीं 30 प्लस से ज्यादा में 75% कौन है? पुरुष है। और इन्हीं 75% का आपको मान क्या दिया गया है? तो वो दिया गया है आपको 1350। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। भाई टोटल श्रमिक 100 का 60% वे लोग हुए जिनकी आयु 30 प्लस से ज्यादा है। इसी 60% का 75% कौन है? पुरुष है। और इन्हीं 75% की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 1350। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? भाई परसेंटेज को 2 परसेंटेज को हटाओगे तो परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2% को हटाया है तो 2 बार हमने 100 लिख दिया है, सॉरी डिवाइड करते हैं। तो परसेंट को हटाया तो 100 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 25 से काट सकते हैं। 25 या 75, 25 चौका 100। इसको आप 10 से काट दीजिए, 10 छिंग 60, 10 से काटेंगे 10 से कटेगा 10 बार। ठीक है, इस 100 की आपको वैल्यू निकाल के लानी है तो इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यही तो हमें निकाल के लाना है कि कुल श्रमिक कितने हैं। यहां से कैलकुलेट करेंगे भाई 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 से कटेगा 2 दूनी 4। इधर कितना बन गया? इधर बन गया 3 तिया 9, ये 3 और ये 3, टोटल कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। 9 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा 150 बार। भाई 9 से काटेंगे, 9 कम 9, 4 बचेगा, 9 पंजे 45, 1 जीरो बच जाएगी। तो कितना बच गया? 150। 150 तो यहाँ से बच गया। नीचे कितना बचा हुआ है? 10 दूनी 20 यहाँ से बचा हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 की मल्टीप्लाई अगर 20 में हो जाएगी तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 3000। तो केवल एक लाइन में केवल और केवल कैलकुलेशन से आपका आंसर आ जाएगा। और आपको किसका मान निकालना था? आपको इस 100 का यानी कुल कितने श्रमिक हैं वो आपको कैलकुलेट करना था। तो एक तरीका तो बनता है ये। दूसरा तरीका क्या है? भाई आप मानेंगे कि आपने टोटल श्रमिक कितने माने? 100 माने, उसमें से आप कैलकुलेट करेंगे तो काम आपको यही करना है, लेकिन ये केवल एक स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। भाई 60% श्रमिक ऐसे हैं जो कैसे हैं? जिनकी आयु 30 प्लस से ज्यादा है। तो 100 का 60% कितना होगा? 60 होगा। फिर इसी 60 का आपको क्या कहा गया? 75% इनमें कौन है? पुरुष हैं। तो आप 60 का 75% कैलकुलेट कर लीजिए।
तो भाई 60 का 75% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10 से काटोगे 6 बार, ये 10 से कटेगा 10 बार, 10 से आप इसको काटोगे 7.5 बार कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 आ जाएगा, यानी 45 कौन है, 45 पुरुष हैं, यानी 60 के 75% यानी 45 कौन है, पुरुष हैं। और इसी 45 का आपको क्वेश्चन में मान दिया गया है, तो 45 का मान आपको क्या दिया गया, 1350। आपको किसका मान निकालना है, आपको 100 का मान निकालना है। आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे, 15 से काट सकते हैं, 15 तिया 45, 15 से कटेगा कितनी बार, 90 बार, फिर आप 3 से काटेंगे तो 30 बार कट जाएगा, 30 की मल्टीप्लाई आप 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो ये अपनी कैलकुलेशन को जितना आप स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन करने में कम टाइम लगेगा। तो दोनों मेथड है, ये केवल एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया, और ये कॉन्सेप्ट से है, आंसर आपका तब भी कितना आएगा, 3000 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सवाल है। लिखा है दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होंगी। एक समान होंगी मतलब बराबर होंगी। तब आपको बताना है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो भाई दो अलग अलग संख्या हैं, तो मैं क्या मान लेता हूं, मैंने एक संख्या को a मान लिया और दूसरी संख्या को b मान लिया। तो पहली संख्या को कितना कम किया गया, 4%। तो भाई अगर 4% कम किया जाएगा तो वो संख्या कितनी बच जाएगी, वो संख्या बच जाएगी 96%। भाई 4% कम कर दिया, रियल वैल्यू क्या होती है, 100% होती है। 4 कम कर दिया तो कितनी बच गई, 96% बच गई। दूसरी संख्या को 12% बढ़ा दिया, तो अगर मैं इस वाली संख्या को 12% बढ़ा देता हूं तो भाई 100 में ही तो बढ़ाऊंगा। जैसे इसको 100 में से घटाया वैसे ही इसको 100 में बढ़ा दिया, ये कितना बढ़ गया, तो ये बढ़ के हो गया 112%। और ऐसा करने के बाद दोनों संख्याएं आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई। अब आपको सिंपली क्या कहा गया, इनका योग भी आपको दिया गया है। दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो दोनों संख्याओं का योग है 520। कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, भैया आप नीचे 100 लगाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो बेहतर है कि परसेंटेज से परसेंटेज को काट दिया। 16 से आप काटेंगे, 16 छिक्के 96 और 16 सत्ते कितने होते हैं, 112। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, a गुना 6 बराबर में क्या आएगा, b गुना 7। आप बड़े आराम से अनुपात निकाल सकते हैं। सब कुछ आपको मैं पहली क्लासेस में बता के आया हूँ, इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ कि पुरानी क्लासेस को आप देख लीजिए। तो अगर आप अनुपात निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 7/6। यानी आप सिंपली क्या बोल सकते हैं कि a का मान कितना है, 7 है, और b का मान कितना है, 6 है। हमारे अकॉर्डिंग जैसा हमने क्वेश्चन को किया है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो a + b बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना हुआ, 13। तो हमारे अकॉर्डिंग तो इनका जोड़ 13 है। क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 520। तो 13 का मान कितना हो गया, 520 हो गया। क्या पूछा गया है, छोटी संख्या कौन सी है, तो भाई 7 छोटा है या 6 छोटा है, तो 6 छोटा है। तो इसका मतलब हमें किसका मान निकालना है, 6 का मान निकालना है। कैलकुलेट करेंगे कितनी बार कटेगा, 40 बार। 40 की मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 240। तो ये होगा आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। लिखा है यदि एक संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो वह 54 यानी 54 हो जाती है। उसे 72 बनाने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो भाई हमें सिंपल सी एक बात पता है कि जो परसेंटेज की रियल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 100 होती है। तो उसको कितना कम कर दिया गया, उसको 10 कम कर दिया गया। तो अगर 10 कम कर दिया गया होगा तो वो कितनी रह गई, तो भाई वो 90 रह गई। और इसी 90% का मान कितना बन गया, तो घटाने के बाद 54 बन गया। तो 90% का मान कितना हो गया, 54। अब आपसे पूछा गया कि उसको 72 बनाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो ये प्रतिशत आपको निकालना है और संख्या को क्या बना दिया गया, संख्या को 72 बना दिया गया। सिंपली आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 से काटेंगे 10 बार कटेगा, इसको 9 से काटेंगे 6 बार कटेगा। 6 से 72 को काट दीजिए, 12 बार कट जाएगा। 12 की आपने 10 में मल्टीप्लाई की तो कितने प्रतिशत बन गया, तो भाई ये 120% बन गया। क्योंकि इधर हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, इधर हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे। तो 120% हमें उसे बनाना पड़ेगा, जबकि पहले से ही जो संख्या का वास्तविक मान होता है वो कितना होता है, वो 100 होता है। आप देख सकते हैं पूछा गया है कितनी वृद्धि करनी होगी। तो भाई जो संख्या है वो 100 तो पहले से ही है। 100 से कितना ऊपर जा रहा है, तो 100 से 20 ऊपर जा रहा है।
इसका मतलब हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, हमें उसके अंदर 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है यदि 150 से 350 रुपए तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 रुपए से 350 रुपए तक के बीच की कीमत पर बेची जाएं तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा जो 15 पुस्तकों को बेचने से मिलेगा। भाई क्वेश्चन की केवल लैंग्वेज बड़ी है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। भाई कहा गया है कि किसी व्यक्ति किसी पुस्तक को क्या करना है, किसी पुस्तक को 150 रुपए से और 300 रुपए तक की कीमत के बीच में खरीदना है। तो कोस्ट प्राइस आपका क्या हो गया, तो कोस्ट प्राइस आपका हो गया भाई 150 रुपए से और 300 रुपए तक के बीच, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस आपको कहा गया है कि पुस्तक को 250 रुपए से लेकर और 350 रुपए तक की रेंज में क्या करना है, बेचना है। भाई 150 से 300 रुपए तक की रेंज में पुस्तक को खरीदना है और 250 से और 350 रुपए तक की रेंज में पुस्तक को बेचना है। और किस तरह से बेचना है, इस तरह से बेचना है कि अधिकतम संभावित लाभ हो। तो भाई अब ये अधिकतम संभावित लाभ कब होगा, तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक पुस्तक को 150 रुपए का तो खरीद लूं, ठीक है, और सेलिंग प्राइस में उसका क्या कर दूं, मैक्सिमम जितना हो सके, यानी कम से कम में मैं उसको खरीद लूं और ज्यादा से ज्यादा में मैं उसको बेच दूं, तो मुझे क्या होगा, अधिकतम संभावित लाभ होगा। भाई ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट यही तो होगा, कोस्ट प्राइस को कम से कम रखा, सेलिंग प्राइस को ज्यादा से ज्यादा रखा। तो आप देख सकते हैं कि एक पुस्तक पर कितना लाभ हो रहा है, तो 150 की खरीदी है, 350 की बेची है, तो कितने का लाभ हुआ, तो भाई 200 का लाभ हुआ। पूछा गया है 15 पुस्तकों पर कितना लाभ होगा, तो भाई 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3000 रुपए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। लिखा है एक व्यक्ति कुछ टॉफियां 1 रुपए में 2 की दर से वह उतनी ही टॉफियां 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। दोनों बार उसने टॉफियों को खरीदा है, एक बार 1 रुपए में 2 की दर से और एक बार 2 रुपए में 3 की दर से, और उसके बाद क्या किया, उन सभी को 3 रुपए में 5 की दर से बेच दी। तो आपको बताना है कि उसका लाभ या हानि जो भी हुआ वो कितने प्रतिशत है। भाई 2 बार तो आपको कोस्ट प्राइस दिया गया है। पहला कोस्ट प्राइस क्या दिया गया, 1 रुपए में 2 की दर से खरीदी, तो एक तरफ आप लिखेंगे रुपए और एक तरफ आप लिखेंगे वस्तु, एक तरफ आप लिखेंगे रुपए और एक तरफ आप क्या लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे, ठीक है। तो 1 रुपए में 2 की दर से खरीदी, ये भी कोस्ट प्राइस है। फिर अगला कोस्ट प्राइस क्या है, 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी, 2 रुपए में कितने की दर से खरीदी है, 3 की दर से, तो ये टोटल आपका क्या है, कोस्ट प्राइस है। अब इस कोस्ट प्राइस को सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको अलग अलग वस्तु दी गई हैं, अगर ये वस्तु बराबर हो जाएंगी तो आप कंप्लीट अपना कोस्ट प्राइस निकाल के ले आएंगे कि कितनी टॉफी उसने कितने रुपए की खरीदी। अब बराबर करने का मैंने आपको तरीका बताया है, वस्तु बराबर करनी है तो 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, और मल्टीप्लाई होती है पूरी लाइन में। तो आपका कोस्ट प्राइस पहले वाले केस में क्या बन जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, वस्तु कितनी हो गई, 6 हो गई। दूसरे वाले केस में कोस्ट प्राइस क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो अब आप कह सकते हैं कि टोटल जो आपका कोस्ट प्राइस है वो कितना है, 7 रुपए है। और टोटल टॉफी कितनी है, तो टॉफी है टोटल 12, यानी लाइन अब कंप्लीट क्या बन गई, तो लाइन बन गई है 7 रुपए की 12 टॉफी उसने खरीदी है और किस दर से बेची है, 3 रुपए में 5 की दर से बेची है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा के आया हूं। एक तरफ आप क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं यानी रुपए लिखते हैं, एक तरफ आप क्या लिखते हैं, वस्तु लिखते हैं। प्रॉफिट लॉस का चैप्टर देखेंगे तो वहां मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन करा रखे हैं। तो यानी 7 रुपए में कितने खरीदी, 12, ये क्या हो गया, ये कोस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है, 3 रुपए में 5 की दर से बेच दी, 3 रुपए में 5 की दर से बेच दी। कैलकुलेट करेंगे तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 पंजे 35, तो ये आपका क्या निकल के आता है, ये आपका कोस्ट प्राइस निकल के आता है, कितना हो गया 35, 12 तिया 36, ये आपका क्या आएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। तो भाई 35 की खरीदी और 36 की बेच दी, क्या हुआ, लाभ हुआ, कितने का, 1 का। लाभ और हानि कहां पर कैलकुलेट करोगे, तो भाई कोस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करोगे। मल्टीप्लाई किससे कर देता हूं, 100 से, क्यों, क्योंकि लाभ की प्रतिशतता निकालनी है, लाभ की प्रतिशतता आपसे पूछी गई है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा,
इसको 5 से काटेंगे 7 बार कटेगा, तो कितना उसको क्या हो रहा है, इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए भाई 6 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो आपको बताना है क्रय मूल्य कितना है। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपने प्रॉफिट लॉस का चैप्टर देखा हो। बहुत ही बढ़िया मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता के आया था। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है 100, और अगर लाभ हो रहा है तो आप लिखेंगे प्लस, यहाँ आपको कितना लिखना है P, और बराबर में आपको क्या लिखना है सेलिंग प्राइस, और जो भी आपका सेलिंग प्राइस होता है उसमें आप क्या कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट मैं प्रॉफिट लॉस के अंदर बताकर आया हूं, और मैंने आपको क्या बताया था कि जितना आपको प्रॉफिट दिया जाए, अब ये प्रॉफिट आपको दिया तो गया नहीं है, लेकिन आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 70, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा ऑप्शन है 90 और चौथा ऑप्शन है 100। तो आपको क्या करना है, कितने में बेचा गया 96 में, तो यहाँ कितना रखेंगे 96 रखेंगे, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9600। अब आपको सिंपली क्या करना है, आप ऑप्शन में से वो वैल्यू उठा के यहाँ पर रखेंगे जिससे ये कितना बन जाए, ये 9600 बन जाए। बहुत ही बढ़िया मैं आपको प्रॉफिट लॉस के अंदर ये कॉन्सेप्ट बता के आया था और आपको डिटेल में मैंने पूरा समझाया भी था। तो आपको केवल एक ऑप्शन उठाना है जिस ऑप्शन से वैल्यू कितनी बन जाए 9600 बन जाए। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, मैं कहूंगा कि बाहर आप कितना रख दो 60 रख दो। ऑप्शन बी में कितना दिया गया है 60 दिया गया है, तो अगर बाहर आप 60 रख दोगे तो अंदर भी आपको कितना रखना पड़ेगा 60 रखना पड़ेगा। बाहर 60 रखा, अंदर 60 रखेंगे तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 9600, यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आपका कॉस्ट प्राइस 60 है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको ये सब कुछ समझा के आया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये भी बढ़िया सवाल है। लिखा है यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 है तो वार्षिक ब्याज की दर आपको बतानी है। भाई आपको क्या दिया गया, आपको मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया गया है। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया गया है और कितने टाइम के बाद दिया गया है 1 साल के बाद, और अनुपात कितना है, तो अनुपात है 10/12। आप इसको काट के 5/6 भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो भाई ये मिश्रधन जो है इसके अंदर क्या शामिल होगा, तो भाई इसके अंदर जाहिर सी बात है कि 1 साल का ब्याज शामिल है। भाई ब्याज शामिल है तभी तो 1 साल बाद ये मिश्रधन बना। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे सिंपल दर पूछी गई है। तो याद कीजिए कि आपको दर निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि आपके पास क्या हो 1 साल का ब्याज हो और आपके पास क्या हो मूलधन हो। तो आपके पास 1 साल का ब्याज भी आ जाएगा, आपके पास मूलधन भी आ जाएगा, और दर किस में होती है प्रतिशत में, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भाई मिश्रधन 12 हुआ, 10 से 12 हुआ, इसका मतलब इसके अंदर कितना ब्याज शामिल है, तो 1 साल का ही टाइम है, तो 1 साल में कितना ब्याज इकट्ठा हुआ 2। मूलधन कितना है 10, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 20%। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर आपने चैप्टर देखे हैं, आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2100 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो गई। यदि ब्याज की दर को 1% घटा दिया गया तो आपको बताना है कि नया ब्याज कितना है। मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको रेट को ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि रेट पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिंपली क्या दिया गया भाई 2 वर्ष का आपको टाइम दिया गया और 2 वर्ष में ब्याज कितना इकट्ठा हुआ, तो भाई 2100 रुपए की धनराशि है, 2 साल में कितनी बन गई 2352 बन गई। इसका मतलब इसके अंदर कितना ब्याज इकट्ठा हुआ, तो आप बोलेंगे 252 रुपए का इसके अंदर ब्याज इकट्ठा हुआ है। भाई कैसे, 2352 में से 2100 को घटा लिया तो कितना बचा 252 बचा, यानी ये 252 इसके अंदर कितने साल का ब्याज इकट्ठा हुआ 2 साल का ब्याज इकट्ठा हुआ। लेकिन रेट कितनी कम हो गई, भाई रेट 1% कम हुई है। तो अगर ये 1 साल में 1% कम हुई होगी तो इसका मतलब 2 साल में कितनी कम हो गई होगी, तो भाई 2 साल में 2% कम हो गई होगी।
यही हम पढ़ते हैं। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर मैं रेट की मल्टीप्लाई टाइम में कर दूंगा तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास प्रतिशत में ब्याज निकल के आ जाता है। तो रेट कितनी है 1, समय कितना है 2 साल, तो रेट टोटल कितना, ब्याज टोटल कितना हो जाएगा 2% का। तो यानी ये 2% ब्याज कम हो गया। तो अगर इतना ब्याज कम हुआ है तो ब्याज कहाँ पर कम होगा, मूलधन में कम होगा। तो आप क्या कर लीजिए, आप सिंपली ये कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर मैं 2100 का 2% निकाल के लाता हूं तो वो कितना आएगा। तो भैया आपने कैलकुलेट किया, 21 दूनी कितना आया 42, यानी 42 रुपए ब्याज में आपके कम हो गए। क्यों, क्योंकि रेट घटी है। अगर ये रेट बढ़ जाती तो इतना ही अमाउंट आपका बढ़ जाता। तो फिलहाल ये 42 रुपए आपके ब्याज में कम हो गए हैं। तो कम होने के कारण जहां पहले आपको 252 रुपए का ब्याज मिल रहा था, इस 252 में से आप कितना माइनस कर देंगे, भाई ये 42 आप माइनस कर दीजिए। तो आपको क्या पता लगा, भाई आपको पता लगा कि अब जो नया ब्याज है वो कितना है 210। वापस एक बार समझ लीजिए, मूलधन आपको 2100 रुपए दिया गया, मिश्रधन आपका 2352 हुआ, कितने साल में 2 साल में। तो 2 साल में ब्याज कितना मिला 252 रुपए का। लेकिन अब क्या हुआ, रेट 1% घट गई। तो मैंने आपको बताया है कि जो आपकी रेट होती है अगर आप उसकी टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका ब्याज आ जाता है प्रतिशत में निकल के। तो 1% अगर कम हो रही है तो 2 साल में कितनी कम हो जाएगी, 2% कम हो जाएगी, यानी इतना ही आपको ब्याज कम मिलेगा। ब्याज किस पर मिलता है, मूलधन पर। तो आपने 2100 का 2% निकाला तो आपको पता लगा कि भाई 42 रुपए अब मुझे कम मिलेंगे। तो पहले कितने मिल रहे थे 252, अब 42 रुपए कम मिल रहे हैं, तो अब कितने मिलेंगे 210 रुपए मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन भी बढ़िया सवाल है, देखते हैं। लिखा है 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वही धनराशि 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो मैं आपको गुना वाला एक कॉन्सेप्ट बता के आया था चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से कहा गया है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो आपकी धनराशि होती है वो गुना में बढ़ती है। तो मैंने आपको सिंपली क्या बताया था कि आप 1 से शुरुआत करेंगे, 5 वर्ष में कितनी हुई दोगुनी, तो आप लिखेंगे ये कितनी हो गई दोगुनी। टाइम यहाँ पर कितना लगा, तो यहाँ पर टाइम लगा 5 वर्ष का। अब आपसे क्या कहा गया कि भाई ये 20 गुना कितने, 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये 20 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी। तो भाई 5 वर्ष में कितनी हुई, 2 गुना हुई। तो अगले 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, भाई टाइम पीरियड अगर सेम रहेगा तो ये उतने ही गुना बढ़ती रहेगी। 2 से कितनी हो जाएगी 4, कितने वर्ष हो गए 5 और 5 10 वर्ष हो गए। आगे चलेंगे, फिर से 5 वर्ष चलाया, 2 दूनी 4 दूनी कितनी हो गई 8 वर्ष, कितने हो गए 5 दूनी 10, 5 किया 15, फिर से आपने चलाया, कितने हो गए 16। तो 5 ही कम 5, 5 दूनी 8, 5 किया 15, 5 चौक 20, वर्ष खत्म हो गए आपके, 20 वर्ष खत्म हो गए। और धनराशि कितनी बन गई, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, धनराशि हो गई है आपकी 16 गुना। तो आपको कितनी दी गई है, आपको दी गई है 12,000। तो 12,000 में आप किससे गुना कर दीजिए, भाई 16 से गुना कर दीजिए, ये 16 गुनी हो जाएगी। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 दूनी कितना होगा 32, 16 एकम 16 और 3 कितना आएगा 19, और आगे कितनी बच जाएंगी 3 जीरो बच जाएंगी। यानी ये धनराशि कितनी बन जाएगी 1,92,000 रुपए। तो सब कुछ मैं आपको चैप्टर के अंदर समझा के आया हूँ। भाई 20 वर्ष तक चलिए 16 गुनी हो गई, 16 गुनी का आप मान निकाल दीजिए, तो आंसर कितना आएगा 1,92,000 रुपए। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बढ़िया सवाल है, एसएससी एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए है, तब आपको मूलधन बताना है। तो भाई जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर करा रहा था तो वहां मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, डिटेल वाला कॉन्सेप्ट, और वहां मैंने आपको ये बात बताई थी कि जितने भी साल आपको दिए जाएं आप उसको उतने ही हिस्से में बना लेंगे। तो आपको 3 साल का साधारण ब्याज दिया गया है 225। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई 1 साल का जो आपका साधारण ब्याज है वो कितना है। तो आप बोलेंगे 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 75। तो क्योंकि भाई ब्याज की दर नहीं बदली है, तो अगर पहले साल 75 होगा तो दूसरे साल भी 75 होगा और तीसरे साल भी कितना होगा 75 होगा। सिंपल सी बात है, यही हमने पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ा है कि पहले साल जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वही आपका क्या होता है, वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यानी पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना हुआ 75 रुपए ही हुआ।
तो आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है 153। तो भाई उसमें से आपको 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी मिल गया, वो कितना मिल गया 75। तो अगर आप यहाँ से 75 को माइनस कर देंगे तो आपको पता लगेगा कि दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, वो 78 रुपए है, क्योंकि भाई पहले साल में तो दोनों बराबर रहेंगे। तो इसका मतलब दूसरे साल में जो आपको ब्याज मिला वो कितना मिला, वो आपको 78 रुपए मिला। या आप ये भी कह सकते हैं कि 78 में से मैं कितना रख सकता हूं, भाई मैं यहाँ पर डिफरेंस रख सकता हूं। डिफरेंस कितना आएगा 3 का। भैया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपका पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो कैलकुलेट कर सकते हैं 75 और 3 कितने होंगे 78 होंगे, और ये अंतर भी है क्योंकि 78 और 75 का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ब्याज की दर पूछी है, ब्याज मूलधन पूछा गया है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि यहाँ से हम कुछ ना कुछ फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं और तब जाके हमें क्या मिल जाती है, हमें रेट मिल जाती है। इसका मतलब 75 का हमने कुछ ना कुछ फ्रैक्शन बनाया होगा, याद आ रहा है आपको, यहाँ से कुछ ना कुछ फ्रैक्शन बनाया होगा और उसी फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आई होगी 3 आई होगी। अब ये फ्रैक्शन क्या थी, तो 3 से कितनी बार कट रहा है 25 बार। तो ये तो बनी है फ्रैक्शन, कितनी बन गई 1/25। अगर मुझे इसे रेट बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दर कितनी आ गई, तो भाई दर आ गई 4%। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो, और ये सब कुछ मैं आपको पहले चैप्टर में कंप्लीट करा के आ चुका हूँ। तो अब आपकी दर कितनी बन गई है 4%। फिर मैंने आपको क्या बताया था, अब आपको ये मूलधन निकालना है, यानी पी का मान निकालना है। तो पी पर भी आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेट किया होगा और तभी ये कितना आया होगा 75 आया होगा। तो आपने कैलकुलेट कितना किया था, आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 4% कैलकुलेट किया होगा, तब जाके कितना आया था, ये 75 आया था। ठीक है, तो आपको पी का मान निकालना है, तो वही परसेंट को हटाएंगे, बटे कितना करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 से काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा 25 बार। तो 75 और 25 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैलकुलेशन जैसे आपको आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं। 25 से कैलकुलेट करेंगे, 25 पंजे 125, कितना बच जाएगा 12। 25 सत्ते 175, 175 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 187। तो जो आपका कंपाउंड, जो आपकी धनराशि थी, जो आपका मूलधन था, वो कितना था 1875। यहाँ से एक बार वापस समझ लीजिए, P का 4% आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 75 आ रहा है। तो आप P की वैल्यू निकालेंगे तो परसेंट को हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। भाई इधर कितना है 75 है, तो यही तो कैलकुलेशन आपको करनी है। 25 बार काट दिया, 25 की मल्टीप्लाई 75 में कर दी, तो ये कितना आ गया 1875 रुपये आ गया। आई होप कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं बढ़िया से समझ में आए होंगे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए भाई, आज आपका ये सेकंड वाला प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट होता है, और आप इन क्वेश्चन को करने के बाद जरूर ये रियलाइज कर रहे होंगे कि वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको चैप्टर के अंदर बताए हैं उन्हीं का इस्तेमाल मैं कहाँ कर रहा हूँ, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर कर रहा हूँ। तो उन क्लासेस को अच्छे से देख लीजिए। कैसे आप उन क्लासेस को देख पाएंगे, तो आपको यूट्यूब पर सिंपली सर्च करना है लोकवाणी पाठशाला। लोकवाणी पाठशाला आप सर्च करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जब आप चैनल को कर लेंगे तो मैंने चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और उस प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी आपको चैप्टर देखना है प्लेलिस्ट में आप जाएं, चैप्टर पर क्लिक करें और उस चैप्टर के अंदर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो बढ़िया से हर क्लास को देख लीजिए, तभी आप इन प्रैक्टिस सेट को कम से कम टाइम के अंदर कर पाएंगे। अब आगे वापस आप लोगों की 2 क्लास आएंगी। टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा है, ऐसी उम्मीद है कि अगली 2 क्लास में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 2 चैप्टर के दो क्लास के कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होगा, फिर आपके पास वापस एक प्रैक्टिस सेट में लेकर आऊंगा। तो तब तक बढ़िया से पढ़िए। रीजनिंग आप लोगों को बता चुका हूँ, रीजनिंग का बैच शाम को 7 बजे अवेलेबल होगा 1 मार्च से। तो जिन लोगों को भी रीजनिंग पढ़नी है उन लोगों को आप सूचित कर दीजिए, उनको आप बता दीजिए कि वो रीजनिंग लोकवाणी पाठशाला से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल की इस क्लास में इतना ही है, बढ़िया से पढ़ते रहिए। अगली क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।